हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, हम देख रहे हैं सी सैट के तहत इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग के सवालों को। और उसमें आज हम देखने वाले हैं 2018 के पेपर को। इससे पहले के 5 वीडियोज में हमने 19, 20, 21, 22 और 23 के पेपर देख लिए। और ऐसे कर करके हमें बैक में जाते हुए टोटल 10 से 12 वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखना और उसमें जितने भी अंतर्वैयक्तिक और संचार कौशल के क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को देखना है, उनको कैसे अटेम्प्ट लेना है, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, उन सबको हम देख रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी सीरीज चल रही है। आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ठीक है। तो इसको बड़ा कर लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है, ठीक है। तो संप्रेषण प्रक्रिया मतलब जो आप कम्युनिकेशन करते हो उसका अंग क्या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको एकदम से मतलब रटने नहीं है, उसका कौन कौन सा अंग होता है, ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए आपने पढ़ा है, पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर आप देख लें जा करके, क्योंकि आपके मैंने जैसे 23, 22 ऐसे करके वीडियोस बनाए। तो आप अगर शुरुआती वीडियो ज़रूर देखेंगे तो पहले वीडियोस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में उसका बेसिक सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें सारी वीडियो की प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो आपको पता है कि मीडियम जो है या माध्यम वो संप्रेषण का अंग होता है। जो ट्रांसमिशन है, संचरण है, क्योंकि उसी के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है तो ये भी होता है। और सूचना नहीं होगी तो आप कम्युनिकेशन किस चीज़ का करेंगे। कोई किसी भी बातचीत में हम किसी न किसी सूचना का ही आदान प्रदान कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो ये भी होगा। लेकिन जो हमारे लाइफ वैल्यूज़ होते हैं और विज़न होता है, जीवन मूल्य और दृष्टि होती है, इसका कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति का जीवन का मूल्य और दृष्टि अलग अलग होती है। और आप किसी से क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं उसमें आपकी लाइफ वैल्यूज़ और विज़न का कोई भी मतलब नहीं होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आंसर दिख रहा है, उसकी आप लोग चिंता मत किया करिए, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना और कैसे ऑप्शन गलत होते हैं या और कौन से ऑप्शन सही होते हैं वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका व्याख्या भी आप देख सकते हैं कि संप्रेषण से तात्पर्य है भाव, विचार, सूचना, संदेश आदि को एक इकाई से दूसरी इकाई तक पहुँचाना और प्रतिक्रिया प्राप्त करना। अतः संप्रेषण प्रक्रिया का अंग माध्यम होता है, संचरण होता है और सूचना होती है। जीवन मूल्य एवं दृष्टि संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है। वही बात जो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, व्याख्या में मोस्टली लिखी होती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतरक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह होता है। देखिए आप कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कि कोई भी एक संगठन है या आप कोई ऑफिस ही रख लें, उसमें एक तो जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो, और जो जितने भी उसके अधीनस्थ होते हैं, ठीक है, जो उससे जूनियर होते हैं लोग उसमें काम करने वाले, उनके बीच जो नियमित अंतरक्रिया है, यानी कि जो आप नियमित बातचीत करते हैं, उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। ऑप्शन आपका कहता है कि यह अधीनस्थों को संतुष्टि प्रदान करती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें 2 लोग हैं, अधिकारी भी है, तो केवल अधीनस्थ को संतुष्टि नहीं मिलेगी। यह समूह संबंधों को घटाती। ये तो एकदम ही गलत है, समूह संबंध बढ़ाएगी ना कि घटाएगी। अगला है कि यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है। आप देख नहीं रहे कि पढ़ने से ही लग रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है कि अगर आप अधिकारी और अधीनस्थ लोग आपस में बातचीत करते रहेंगे, अंतरक्रिया करेंगे, तो उससे जो प्रभावी निर्णय निर्माण होगा वो सुगम बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आपका ऑप्शन डी भी ऐसे ही एलिमिनेट हो रहा है कि यह अधीनस्थों को हतोत्साहित करती है। ये भी एकदम गलत है, क्योंकि अधीनस्थों को इससे मनोबल बढ़ता है, ना कि वो हतोत्साहित होंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, और मोस्टली लोगों को यूपीपीसीएस के एग्जाम में इसी बात का डर रहता है कि मतलब इंटरपर्सनल स्किल में अभी पहले तो कम सवाल आते थे, लेकिन अब तो 25 से 30 सवाल आने लगे हैं, तो वो लोग इनके सवालों से घबरा जाते हैं। लेकिन अगर आपने मेरी श्रृंखला देखी है, वीडियो जो मैंने कराए हैं, आप देखेंगे आपके 80% क्वेश्चन जो है वो एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी व्याख्या में भी कुछ भी नया नहीं, वही सब लिखा हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है। ये क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। अब आप लोग अच्छे से समझेंगे कि जो क्लासरूम होता है उसमें जो संप्रेषण होता है टीचर बच्चों के बीच या बच्चों के बीच, ठीक है, उसके संप्रेषण में क्या शामिल नहीं है। आपका ऑप्शन है अप्रत्यक्ष संप्रेषण। क्या ये शामिल नहीं है, पूछा है क्या शामिल नहीं है। तो इसमें मैं दूसरे ऑप्शन देख लेता हूँ। अनौपचारिक संप्रेषण यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात की गई है, तो इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन तो शामिल होता है। मैं आपको एलिमिनेट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे होता है। क्योंकि कई बार टीचर जो है बच्चों से फॉर्मली बात करते हैं, यानी कि जो पढ़ा रहे हैं
बुक में जो लिखा है, जो सिलेबस है वही पढ़ाने, लेकिन कई बार उनको बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए इनफॉर्मल चीज़ें भी बतानी पड़ती हैं जो कि आपके सिलेबस से इतर हट के होती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल वगैरह वो सब देने पड़ते हैं, तो वो सब आ जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। या बच्चों से मतलब उनका मन बहलाने के लिए बाकी सारी भी बातें करनी पड़ती हैं, उनका मतलब एवरीथिंग, मतलब पढ़ाई के अलावा जो सारी बातें होती हैं वो इनफॉर्मल होती है, तो वो तो क्लास में होती ही हैं, जाहिर सी बात, तो ये इसका अंग होगा। अगला है मौन संप्रेषण, साइलेंट कम्युनिकेशन। तो साइलेंट संप्रेषण भी होता है, कई बार टीचर चुप, बच्चे चुप, पूरी क्लास चुप, तो उसका एक विशेष अर्थ होता है, तो क्लास में ये तो जरूर होता है, तो ये भी होगा। अगला है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये तो जाहिर सी बात होगा ही। लेकिन अगला जो है कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, अप्रत्यक्ष संप्रेषण, ये कक्षागत यानी कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में नहीं होता। क्यों नहीं होता है, आप लोग समझे कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे होगा। जब टीचर सामने, बच्चा सामने और बच्चे बच्चे सामने, ठीक है, तो उनके बीच हमेशा डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, ना कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, पीछे से कुछ बोल रही, तो ऐसा तो होता नहीं क्लासरूम में, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये उसमें शामिल नहीं है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये इसकी व्याख्या है, वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने समझाया, कुछ भी अलग नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त होता है। वृत्ताकार संचार का मतलब एक वृत्त बना होता है और यहाँ पे अलग अलग लोग बैठे हैं, ठीक है, इस टाइप से आप कह सकते हैं, और ये केंद्र है और ये वृत्ताकार संचार होता है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त होता है। आपको ऑप्शन नंबर ए है कि सदस्य असंतुष्टि, अगर कोई मेंबर जो है वो संतुष्ट नहीं है, वो असंतुष्ट है, उसकी असंतुष्टि दूर करने के लिए होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेंबर की असंतुष्टि से इसका क्या मतलब, सक्षम निर्णय प्रक्रिया, क्या आपका जजमेंट इफेक्टिव होता है इससे, नहीं, ऐसा भी इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि इससे इफेक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला है कि मेंबर सेटिस्फैक्शन, सदस्य की संतुष्टि के लिए, ये बहुत ही सही है और यही सही हो जाए। क्यों ऐसा होगा, अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि सूचनाओं के सक्षम अंतरण, नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि सूचनाओं का अंतरण तो बाकी संचार में भी होता है, ठीक है। लेकिन सदस्य संतुष्टि क्यों सही होगा, क्योंकि इसमें इसका क्या मतलब होता है कि जितने भी सदस्य बैठे हैं, एक तो सब केंद्राभिमुख है, ठीक है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और इसमें सारे लोग को बराबर का फोकस एक ही जगह पे, और सारे लोग बराबर बराबर बोल रहे हैं, तो यानी कि जितने भी मेंबर हैं सबकी संतुष्टि उसमें अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ओके। और इसकी व्याख्या देखते हैं कि सदस्य संतुष्टि हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है। वृत्ताकार संचार किसके लिए, सदस्य संतुष्टि हो। कई बार अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आए तो आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में मोस्टली जो जितने लोगों ने वीडियो बनाया पढ़ाते हैं वो तो आपको रटाते हैं। मैं भी मतलब कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूँ, क्योंकि रटी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जाम में याद आती नहीं है, तो फिर भी आप लोग ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इतना सिर्फ रट लिया करिए, जो मैं गोला करता हूँ, जिसको मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सदस्य संतुष्टि किसमें होती, वृत्ताकार संचार में, इतना आप सिर्फ याद रखेंगे, ठीक है। और इसको एक अन्य नाम से चक्रीय या केंद्रीय संप्रेषण भी कहते हैं। ये वही बात है, चक्र और केंद्र की तरफ विमुख करके बैठे हैं, ऐसे समझ जाएंगे। और यह एक औपचारिक संप्रेषण का नेटवर्क है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है, 3-4 ऑप्शन देखे कि निम्न में से कौन औपचारिक संप्रेषण का नेटवर्क नहीं है, ठीक है, यह है, तो उसमें ये ऑप्शन रहेगा कि औपचारिक संप्रेषण का नेटवर्क कौन होता है, वृत्ताकार संचार, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इस तरह से आप लोग व्याख्या से उसके मतलब बाकी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसको भी निकालना सीखिए। मुझसे जितना हो पा रहा है, हो क्या पा रहा है, मोस्टली मैं सारी चीज़ें आपको कराते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। लिसनिंग क्या है उसको पूछा गया, सिर्फ द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग कूट टू वाचन की दैहिक प्रक्रिया के रूप में, यानी कि कोई बात क्या कही गई है उसको आप डिकोड क्या कर रहे हैं, नहीं, इसका सुनने से कोई भी मतलब नहीं होगा, ठीक है। अगला हमारा ऑप्शन है जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया, ये एकदम सही है। सुनने का सिंपल सा मतलब है हम जो सुन रहे हैं तो सिर्फ एज इट इज सुन नहीं रहे हैं, हमारे कान उसको सुनते हैं, उसके बाद हम उसका अर्थ क्या समझते हैं वो असली मायने में सुनना होता है, ना कि सिर्फ एज इट इज वर्ड टू वर्ड सुन लेना, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं कि संचारित की गई सूचना को अग्रसरित करना है, कि आपने क्या सुना उसको आपने फॉरवर्ड कर दिया किसी और को या सामने, तो ये तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगला है संचारित की गई सूचना का प्रत्यावाहन करना है। प्रत्यावाहन करना मतलब रिकॉल करना है, आपने जो सुना उसको बार बार पुनः रिकॉल करना, याद करना, ठीक है। तो इसका भी सुनने से कोई मतलब नहीं। ऑप्शन ही पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही बन रहा है, ठीक है। और इसकी व्याख्या में भी यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ भी नया नहीं। बाकी जिनको पढ़ने का शौक है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, कुछ भी आपको नहीं नया नहीं मिलेगा। जिसमें कुछ नया होता जो याद करने वाला होता याद कर सकते हैं हम सॉरी, वो व्याख्या मैं आप सबको
पढ़ के बता देता हूँ या मैं मतलब हाईलाइट कर देता हूँ कि इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग मतलब वेरी अच्छी तरीके से मेरे पे रिलाई कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ या समझा रहा हूँ, ठीक है। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं। रिस्पॉन्ड को आपको बताना है क्या होता है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि एक विशिष्ट आवाज़ या संदेश पर ध्यान केंद्रित करना। नहीं, आपने अगर एक, ये तो एकदम आप पढ़ने से वेग नहीं लगता आप सबको कि अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी को तो एक ही विशिष्ट आवाज़ पे ध्यान देंगे या संदेश पर ध्यान देंगे, तो उसका रिस्पॉन्स से क्या मतलब है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगला है आपका ध्यान खींचने वाली विभिन्न आवाज़ों को छांटना। इसका भी रिस्पॉन्स से कोई मतलब नहीं है। अगला है कि एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना, यानी कि आपको एक संदेश मिला और आप उस संदेश के प्रति उसको आपने क्या समझा, उस पर आप क्या फीडबैक दे रहे हैं, वही होता है रिस्पॉन्ड करना या प्रतिक्रिया देना। पढ़ने से ये एकदम से इजी क्वेश्चन है, पढ़ने से इन सब के ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अगला संदेशों के अर्थ प्रदान करना, आप प्रदान करने कोई मतलब नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या में भी वही सारी बातें लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, ये वाला जो आपका है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, लगभग हर सवाल इससे सवाल पूछे गए। किसी साल 2022 में तो 2 से 3 सवाल पूछे गए थे, ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो खैर हम देखते हैं इसमें। क्षैतिज संप्रेषण का एकदम रटने वाला बात है और एकदम सिंपल सा बात होता है। ये संप्रेषण होता है किसी भी संगठन में अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य होने वाला जो संचार है उसको कहते हैं। तो इसकी आप व्याख्या भी रट लेंगे कि क्षैतिज संप्रेषण क्या होता है। किसी भी संगठन में अधिकारी और उसके कर्मचारियों के बीच होने वाला जो संचार है उसको क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं। और उसका ही एक अन्य नाम या प्रकार जो है वो लेटरल कम्युनिकेशन या पार्श्विक संप्रेषण होता है। ये एकदम रटने वाली चीज़ है। ऑप्शन नंबर ए, मैंने आपको व्याख्या मतलब इसकी परिभाषा भी बता दी और क्या इसका लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं ये भी बता दिया। इंग्लिश वाला टर्म आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि हिंदी वाला टर्म आपके एग्जाम में बदल के कुछ भी और भी लिखा जा सकता है, लेकिन इंग्लिश वाला सेम ही रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं व्याख्या में भी वही सारी बातें पढ़ लेते हैं कि पार्श्विक संप्रेषण क्षैतिज संप्रेषण का ही एक प्रकार है। क्षैतिज संप्रेषण समान स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य होने वाला संचार है। इस प्रकार के संप्रेषण में सभी प्रकार की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं और सहयोगी भावनाएं समाहित होती हैं, ठीक है। वही चीजें लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है, ठीक है। जो शाब्दिक संवाद है वो वर्बल वाली बात जो है उसको पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए है कि प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया। तो उन्होंने अगर अपना व्याख्यान कक्षा में दिया है, व्याख्यान देने की बात हो रही है, ठीक है। तो यही शाब्दिक संवाद है। क्यों? क्योंकि व्याख्यान तो वो बोल के ही देंगे ना, शब्दों के माध्यम से देंगे, वर्बल ही देंगे, वो लिख के तो दे नहीं रहे। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले स्टेटमेंट क्यों गलत है वो भी देख लेते हैं कि प्रोफेसर वर्मा ने अपना संदेश मोबाइल द्वारा छात्रों को दिया। तो मोबाइल से दिया तो ये वर्बली तो नहीं रह जाएगा, इसको हम डिजिटली बोल सकते हैं आज के समय में, ठीक है। अगला है कि माँ का ध्यान अपनी ओर करने के लिए बच्चा रो रहा है। तो ये शाब्दिक संवाद नहीं। शाब्दिक संवाद में एक अर्थ निकल के आना चाहिए जो सामने वाले समझे। बच्चे का रोना, क्यों रोना है, वो माँ का ध्यान आकर्षित कर रहा है, उसमें वो शब्द से कुछ नहीं बोल रहा है, ये एक तरह का सांकेतिक संचार होता है, वो संकेत कर रहा है माँ की तरफ, ठीक है। तो शाब्दिक में ये भी नहीं आएगा। अगला है दीपक ने छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखा। तो जाहिर सी बात में एप्लीकेशन लिखा तो वो तो रिटर्न कम्युनिकेशन हो जाएगा, तो वर्बल तो वैसे भी नहीं रहेगा। तो आपको ऑप्शन से ही पता चल गया, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है, ठीक है। व्याख्या में भी यही सारी बात लिखी हुई है और ऐसा कुछ भी नया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम 9th नंबर क्वेश्चन पे आ गए और ये कहता है कि हाव भाव द्वारा संप्रेषण क्या कहलाता है। ये काइनेसिक्स होता है, ये आप लोग रट लीजिएगा। आप लोग अपने हाव भाव से जो कम्युनिकेट करते हैं, चीज़ों को बताते हैं, उसको काइनेसिक्स कहा जाता है, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें कुछ भी समझना नहीं है। हाव भाव द्वारा संप्रेषण क्या होता है, काइनेसिक्स रट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है। साक्षात्कार है या नहीं, ये तो है, और संवाद डिस्कशन करना ये भी है, सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतरक्रिया ये भी है, लेकिन मनोरंजक उपन्यास पढ़ना, रीडिंग इंटरेस्टिंग नॉवेल, ये आपके संप्रेषण का भाग नहीं हो सकता है। आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उससे आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं किसी से, वो तो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना, सिंपल शब्दों में समझे तो, ठीक है। इसलिए ये नॉवेल पढ़ना एकदम ऑप्शन से ही निकल रहा है, क्योंकि बाकी सब में आप संवाद कर रहे हैं किसी ना किसी से, ठीक है।
वही चीज़ आपकी व्याख्या में भी लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण क्या है। अगर आपने संप्रेषण का पूरे चरण वाला मेरा मतलब बैक वाले वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको दिखा रखा है कि कैसे संप्रेषण के चरण होते हैं, और आप सबको पता है कि अंत में आप लोग फीडबैक जो दिया जाता है वही उसका अंतिम चरण होता है। ठीक है, तो हिंदी में प्रतिपुष्टि या जो फीडबैक है वो किसी भी संप्रेषण का अंतिम चरण होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और जो स्रोत होता है वो पहला चरण होता है, ये आप लोग याद रखेंगे, जो स्रोत होता है। ठीक है, यही चीज़ आपके व्याख्या में भी लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए उपयुक्त किया जाता है वह क्या कहलाता है। किसी भी संप्रेषण में अधीनस्थों के लक्ष्यों को जो किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, अधोगामी संप्रेषण होता है। अगर आप सिर्फ शब्दों से खेलना जानते हैं तो भी यहाँ मतलब इसका आंसर निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं भी आपको समझाता हूँ। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, ऊपर की ओर, अब मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, ऐसे आप समझिए। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी होता है किसी भी संगठन में या कंपनी में वो बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर कर्मचारी लोग अधिकारी को ध्यान में रखकर कुछ भी कम्युनिकेट करेंगे तो वहाँ पे अपवर्ड हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी वाला कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पे पूछा गया अधिकारी जब कम्युनिकेट करता है अधीनस्थों को ध्यान में रखकर, तो अधीनस्थ चूंकि नीचे होते तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। जब मतलब अधिकारी और जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे मिल करके बराबर बात करते हैं, ठीक है, बराबर की अवस्था में, तो उसको लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं। हमने ऊपर देखा था पार्श्विक संप्रेषण। ठीक है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो आपको पता ही कि वो जो मतलब अधिकारी और कर्मचारी मिल करके जो बाकी बात करते हैं काम से रिलेटेड के अलावा, अपने घर परिवार वाली जो बातें हैं, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधोगामी या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, व्याख्या में भी वही सारी बातें लिखी हुई जो मैंने आपको प्रैक्टिकल वे में समझाया, बाकी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी कार्य स्थल में संप्रेषण की एक बाधा नहीं है। तो आप सबको पता है नॉइस तो बाधा होगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर होगा तो आपकी जो बातचीत है वो प्रभावित होगी, और जो प्रीजुडिश है, पूर्वाग्रह है, वो भी होगा। आप किसी से कम्युनिकेट करने जा रहे हैं और उसके बारे में आपने मन में बहुत सारी धारणाएं बना रखी हैं कि आदमी ऐसा है, फला फला, मतलब इसमें ये कमी है या अच्छा है, कुछ भी है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन में बाधा बनेगा। अगला है एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण। ये तो बाधा नहीं होगा, ये तो अच्छी चीज़ है। अगर आप बोल रहे हैं तो सामने वाला अच्छे से सुन रहा है, और सामने वाला बोल रहा है और आप अच्छे से सुन रहे हैं, तो वो तो आपकी संप्रेषण को और ज़्यादा बढ़ा देगा, ना कि उसमें बाधा बनेगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बाकी इन प्रॉपर मीडियम यानी अनुपयुक्त जो माध्यम है वो तो जरूरी होता है बातचीत करने के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या में भी आप देखेंगे वही सारी बातें लिखी हुई। अब हमारे ये यहाँ पे मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन हो गए। अब हम डिसीजन मेकिंग वाले जो भी सवाल पूछे गए आप देख रहे हैं कि मतलब 2020 के बाद जितने भी पेपर हुए 20, 21, 22 थे, उसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के सवालों की संख्या बढ़ा दी गई। अब इस समय लगभग 25 से 30 सवाल आ रहे हैं, और इस समय पे ये 18 का पेपर है, तो इसमें कम से कम इसमें मात्र 13 ही क्वेश्चन पूछे गए। अब लगभग डबल कर दिया गया है। खैर, हम डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप अगर समाज में जो वंचित व्यक्ति, पिछड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में आपको निर्णय लेना है, तो इसमें क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? एम्पैथी, एक्सट्रोवर्जन यानी बहिर्मुखता, और इमोशनली इनस्टेबिलिटी, संवेगात्मक अस्थिरता, या सत्तावादिता। नहीं, सत्तावादिता तो बिल्कुल नहीं होगी, संवेगात्मक अस्थिरता भी नहीं होगा, बहिर्मुखता भी नहीं, एम्पैथी या परानुभूति होगी। एम्पैथी या परानुभूति का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आप सामने वाले दुख को अगर सामने वाला व्यक्ति दुख में है तो आप उसके दुख को सिर्फ फील ही ना करें, बल्कि उसके दुख को ऐसा फील करें कि आप उसके दुख को निवारण करने के उपाय भी करें, तो वो सिंपैथी होता है। तब वो एम्पैथी होता है। अगर आप सामने वाले के दुख में सिर्फ दुखी होते हैं तो वो सिंपैथी होता है। इतना मतलब, वैसे तो इसकी एथिक्स में आप जाएंगे, जो एथिक्स सब्जेक्ट होता है आपके यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में, जो 4th पेपर होता है आपका, उसमें एम्पैथी और सिंपैथी पे काफ़ी मतलब लंबा लंबा लिखना पड़ता है, एक एक दो पन्ने में आंसर, तो वो बहुत डीप जाएगा। मैंने आपको बहुत शॉर्ट वे में बता दिया क्या होता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपकी व्याख्या में भी लिखा हुआ है कि एम्पैथी वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को महसूस करता तथा चीज़ों को उसके दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। ठीक है, और इस मतलब परिप्रेक्ष्य में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
मतलब क्वेश्चन इजी मतलब सरल ही आते हैं। आप लोग डर जाते हैं कि ये क्वेश्चन टफ होते हैं, गलत हो जाते हैं मोस्टली। अगर आप लोग ऑप्शन से खेलना जा रहे हैं, जैसे कि मैंने अपनी हर वीडियो में आपको सिखाया है कि ऑप्शन से ही मोस्टली 80% क्वेश्चन के आंसर निकल आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं कि उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ग्रुप थिंकिंग। ठीक है, यहाँ पे उच्च समूह की बात हो रही है और उच्च अनुरूपता समूह में अगर कोई अतार्किक निर्णय लिया गया तो हमेशा ही ग्रुप थिंकिंग कहलाएगा। ये भी आप रख लेंगे। वो क्रिएटिविटी तो नहीं होगी, इनफॉर्मेलिटी भी नहीं होगी और साइकोलॉजिकल विजिलेंस भी नहीं होगा। ये आप याद रखेंगे। मनोवैज्ञानिक सतर्कता वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ व्याख्या में भी एक लाइन में लिख दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? क्या पैसिव, एग्रेसिव, निष्क्रिय, आक्रामक? अगले ऑप्शन क्या देख लेते हैं। और अगला हमारा ऑप्शन है असर्टिव, दृढ़तापरकता, और निष्क्रिय आक्रामकता। तो आपने जो पहले वाले ऑप्शन दिए वो भी नहीं होंगे। कोई भी निर्णय अगर आपको लेना है तो आप बहुत ही दृढ़ निश्चयी हो, दृढ़तापरक हो, असर्टिवनेस आपके अंदर हो तो ही आपका निर्णय अच्छा होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सब भी मतलब ऑप्शन से ही आंसर निकल के आ रहे हैं। व्याख्या में भी वही सारी बात लिखी गई। और तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन अब रीजनिंग के शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल स्किल वाले क्वेश्चन देख रहे हैं तो वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें थोड़ा कम क्वेश्चन पूछे गए, मात्र 16 क्वेश्चन थे दोनों को मिला के। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कि ये सीरीज कैसी चल रही है। और इसी तरह आपको बाकी भी वीडियोस मिलते रहेंगे। और इससे पहले वाले वीडियोस अगर भी नहीं देखे ने आपने, क्योंकि मैंने 23 से उल्टा वीडियो साल से बनाना शुरू किया है, तो वो भी जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ठीक है, चलो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के तहत जो सीसैट पेपर होता है उसके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के सवालों को। और उसके तहत आज का ये हमारा 7वां लेक्चर है और इसमें हम देखने वाले हैं 2017 के पेपर को। और इससे पहले हमने 18, 19, 20, 21, 22 और 23 सारे पेपर्स को देख लिया है। और हम पिछले बैक में चलते हुए लगभग 10 से 12 वर्षों के सारे PYQs देख रहे हैं और कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है और कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, वो सबको देखते हुए हमारी ये सीरीज चल रही है। और उसमें हम इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन और कौन से और डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज हम 2017 का पेपर देखेंगे। और अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखनी तो वो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें प्लेलिस्ट है पूरी, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप शुरुआती वीडियो देख लेंगे, 2023 से देखना शुरू करेंगे, तो शुरुआत में मैंने आपको सारी वीडियोस के बीच जो जो भी क्वेश्चन आते गए उनका थ्योरिटिकल वाला पार्ट भी बताते हुए चले हम। क्योंकि इस समय पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पुराने टाइम पे मतलब कम क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, अब चलिए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है? आपको बताना है कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन का व्हीकल कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें है बीइंग मोर पर्सनल, यानी कि ज़्यादा वैयक्तिक हो जाना। ठीक है, तो यही नहीं है, क्योंकि आप किसी से भी बात कर रहे हैं, कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप किसी के बारे में ज़्यादा ही पर्सनल हो जाएं या वो आपके बारे में ज़्यादा पर्सनल हो जाए, तो आपकी बातचीत जो जिस मुद्दे पे हो रही होगी उससे हट करके पर्सनल हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं से सकारात्मक माध्यम नहीं होता है संप्रेषण का। तो यही हो जाएगा। अगर बाकी ऑप्शन देखें तो दोनों पक्षों को तत्काल पुनर्निवेश करना, ठीक है, यानी कि फीडबैक देना, तो ये तो होता है संप्रेषण में, ये सही हो जाएगा। अगला है टनल विजन। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये क्या है? ये एक थ्योरी होती है मतलब संप्रेषण की, तो ये भी होता है। ठीक है, और समाधान की शीघ्र प्राप्ति, अगर आपकी बातचीत में कोई सोल्यूशन निकल के आ रहा है तो ये भी उसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? और निस्पंदन को क्या बोलते हैं हम? निस्पंदन का मतलब होता है नोड इन कम्युनिकेशन, नोड होता है। ठीक है, आप समझ में आया। इसमें निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है लघु परिधिकरण, यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग इसको बोलते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, व्याख्या में संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए लघु परिधिकरण का उपयोग किया जाता है। इस चीज को आप रट लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चयनों को संकुचित करने में
प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप कोई कुछ भी अगर चयन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो भी प्रयुक्त विधियां होंगी आपकी, आप जो भी विधियां लगाएंगे और उन विधियों के बाद आप एक डिसीजन लेंगे, तो ओवरऑल उसको डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। ठीक है, या निर्णय लेना। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, और हमारा चौथा क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चन को ऐसे ही रट लेंगे और 2 से 3 बार देख लेंगे इन वीडियोस को, तो जहाँ पे जो एलिमिनेट होने वाला होता है वो भी मैं आपको कैसे करना वो बता देता हूँ। ठीक है, तो 2 से 3 बार अगर एग्जाम से पहले आप लोग देखेंगे तो आपका एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे 80 to 90% क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। तो हमारा ये चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? तो इसमें जो रेगुलेटिव रूल होते हैं, नियामक नियम होते हैं, उसमें ऐसी बात कही जाती है। या इस बार मतलब ये 17 वाले पेपर में बहुत कुछ कम क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं मुझे जो समझाने वाले हो, एलिमिनेट करने वाले। ये रटने वाले क्वेश्चन होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ आप इतना याद रखेंगे, आपको क्या रटना वो भी मैं बताते हुए चलता हूँ। हमें क्या करना चाहिए, ये कैसा नियम होता है? ये नियामक नियम होता है। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं कि नियामक नियम में यह ध्यान देने की जरूरत होती है कि हमें आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तात्पर्य है कि किसी परिकल्पना के निर्माण में पूर्व नियोजित प्रक्रिया के माध्यम से संप्रेषण होना चाहिए। ठीक है, ये वाली बात इसमें कही गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संचार प्रक्रिया में निम्नांकित में से कौन सा चरण पहले आता है? तो ये तो एकदम सिंपल सा है। डिकोडिंग हमेशा बाद में आएगा, इनकोडिंग पहले आता है, अंडरस्टैंडिंग तो डिको इसके बाद भी आएगा, और जो ट्रांसमिशन है ये इनकोडिंग के बाद आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी सबसे पहले आता है। अगर इसमें आपको कई बार ये भी दिया जा सकता है, ये 4 चीज़ें दे दी जाएंगी और आपको दे दिया जाएगा कि आपको लगाना है क्रम से किसके बाद क्या आएगा। तो इनकोडिंग डी वाला पहले आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा ये ट्रांसमिशन वाला, मतलब ए नंबर ऑप्शन वाला। ठीक है, और उसके बाद आपका आएगा डिकोडिंग वाला, और यानी कि बी नंबर ऑप्शन, और इसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग आएगा सी नंबर वाला, और इसके बाद भी जो अंत में आते हैं, बहुत भी बीच में भी चरण आते हैं, और अंत में आपका प्रतिपुष्टि आता है। अगर आपके ऑप्शन में फीडबैक दिया रहेगा तो फीडबैक हमेशा ही लास्ट ऑप्शन में होगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यही चीज आपके व्याख्या में लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कौशल को स्पष्ट करता है कि जो अंतर क्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है? अच्छा, क्वेश्चन आपका है कि कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया और संप्रेषण को सुगम बनाता है? तो ये तो आप सबको पता है कि आपका जो सामाजिक कौशल है, आप कितने सामाजिक हैं, सोशल स्किल क्या है आपकी, ये आपके संप्रेषण को और आपकी अंतःक्रिया को और अधिक सुगम बनाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आपका मैनेजरियल स्किल है, प्रबंधकीय कौशल है, तो आप किसी भी संगठन में प्रबंधन में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप समाज में आपकी अंतःक्रिया संप्रेषण अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, आपकी रिलेशनल स्किल है, आप संबंध अच्छे बनाते हैं लोगों से, ठीक है, तो भी ये मतलब संबंध, तो ये कंपनी की बात हो गई। ओवरऑल इससे आपका संप्रेषण अच्छा बनेगा ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। और आपकी अगर प्रत्यायक कौशल यानी कि परसुएसिव स्किल है, परसुएसिव का मतलब आप सामने वाले को अगर प्रभावित कर लेते हैं अपने एक्ट से, किसी कृत्य से या अपनी बातों से, उसको बोलते हैं। तो इससे आपका संप्रेषण सुगम बने ज़रूरी नहीं, संप्रेषण सुगम के लिए आपके अंदर सोशल स्किल होना चाहिए। ठीक है, व्याख्या में भी यही बातें लिखी हैं कि सामाजिक कौशल अंतःक्रिया और संप्रेषण को सुगम बनाता है। प्रबंधकीय कौशल का संबंध नियोजित संगठनों से है, और संबंध परक कौशल का संबंध अंतर्वैयक्तिक संबंधों से है। ठीक है, तो ये हमारा छठा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 7वें नंबर पे। ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता है? तो आपको क्या एलिमिनेट करना, क्या किया जाता है? तो पीपल्स स्किल जो लोक कौशल होता है इसका तो किया जाता है अंतर वैयक्तिक संबंध में। मृदु कौशल जो सॉफ्ट स्किल होती है इसका भी होता है। लाइफ स्किल जीवन कौशल इसका भी होता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होती है संगठनात्मक कौशल, इसका नहीं होता है। ठीक है, किसमें? अंतर वैयक्तिक संबंध में। तो आपके अंतर वैयक्तिक संबंध में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल का संबंध नहीं होता, ये आप याद रखेंगे। ये किस में होता है? ये आपके जो नियोजित कंपनी या संगठन होते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। ठीक है, आपकी व्याख्या में भी क्या लिखा गया, चलिए पढ़ लेते हैं कि अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में संगठनात्मक कौशल का उपयोग नहीं होता है, जबकि लोक कौशल, मृदु कौशल और जीवन कौशल अंतर्वैयक्तिक संबंध को और प्रगाढ़ बनाता है। ध्यातव्य है कि दो व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण को अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। ये सब हमने व्याख्या वगैरह पढ़ रखी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं? आपसे पूछा गया औपचारिक। हिंदी थोड़ा टफ पड़ती है, आप लोग इंग्लिश वाला वर्जन देख लिया करिए।
फॉर्मल गाइडलाइन जो होती हैं, ठीक है, जो फॉर्मली लिख के जारी किया जाता है जिसको, ठीक है, और जो आपकी अथॉरिटी हायरार्कीज होती हैं वो किसके एग्जाम्पल है इनमें से बताना है, कंट्रोल के, एग्रीमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन के या इंफॉर्मेशन के। तो आप सबको पता है कि जो नियंत्रण होता है या जो कंट्रोल होता है वो कहीं ना कहीं औपचारिक दिशा निर्देश और प्राधिकार पदानुक्रम का उदाहरण होगा, ठीक है। मतलब ये किसके उदाहरण है, ये कंट्रोल के उदाहरण, क्योंकि अगर आप कुछ भी फॉर्मल करेंगे तो कंट्रोलिंग ही होगी, और आपके ऊपर अगर अथॉरिटी की हायरार्की है तो भी आपके ऊपर कंट्रोल होगा। ये कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई सूचना नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ है। व्याख्या में भी वही सारी बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, तो 2 शब्द आपको भरना है, मैं और तुम है, वह और वे है, तुम और हम है, मैं और वे है। ये आप रख लीजिएगा कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, तुम और हम, यानी कि यू एंड वी, ये संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, जैसे संचार जो है यहाँ पे अगर ये लिखा होता, आपको क्वेश्चन से मैं कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे अगर आपका यहाँ पे लिखा गया कि संचार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, केवल कम्युनिकेशन की बात की गई। अगर यहाँ पे लिखा होता कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या फिर अंतर्वैयक्तिक संचार, और फिर पूछा जाता कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो उसमें हो जाता मैं और तुम, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होता। लेकिन यहाँ पे इंटरपर्सनल या अंतर्वैयक्तिक संबंध या संचार ना लिख के केवल संचार दिया है, तो उसमें तुम और हम हो जाएंगे। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगली बार आपको एग्जाम में फंसाने के लिए वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर देगा, तो आप फिर से यू एंड मी मारेंगे, तब आपको वहाँ पे यू एंड आई या यू एंड मी करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अशाब्दिक संचार में क्या निहित है, नॉन वर्बल, ठीक है, जो बोल के ना किया जाए। आपकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन, क्या ये है इंपॉर्टेंट, भाव भंगिमा, देह मुद्राएं, भावात्मक अभिव्यक्ति। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, अगला ऑप्शन है कि न्यूनतम शाब्दिक मौन मुखी अभिव्यक्ति, देश भाषा, लहजा मौन। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो वाला सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप अगर कुछ भी मुंह से बोल नहीं रहे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप लोग इंग्लिश वाला पढ़ा करिए, देह भाषा थोड़ा टफ पड़ता है। बॉडी लैंग्वेज जैसे आपने देखा होगा, जो ट्रैफिक हवलदार होता है, कई बार हमने एग्जांपल दिया, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता। उसके अलावा आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, कई बार सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से आप किसी के बारे में पूरी बात पता लगा सकते हैं कि इसका मूड कैसा है, ठीक है, कि या ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। और अगला है टोन, आपकी बोलने की टोन क्या है, ठीक है, लहजा क्या है, उससे भी वो भी अशाब्दिक संचार में आता है। तो ये 3 चीज़ें अशाब्दिक संचार में आती हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और हमारा इसका 10वां क्वेश्चन है कि अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है, ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है ये आपको बताना है। क्या आदान प्रदान में लगता, नहीं। क्या संचार में लगता, नहीं। क्या समव्यवहार में लगता, ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस में, नहीं। वो लगता है ट्रस्ट बिल्डिंग टेकिंग इन प्लेस, विश्वास बनाने में। ये ऑप्शन अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो आप लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे। आपको पता है सबसे ज़्यादा समय अगर किसी में लगता है तो ट्रस्ट बिल्डिंग में लगता है। ये तो नॉर्मल सी भी बात, आप जानते हो, किसी पे भी भरोसा या विश्वास इतनी जल्दी नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या में भी वही सारी बातें लिखी। तो यहाँ पे हमारे मात्र 11 क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। अब हम डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताइए। तो ये साइमन एक मतलब साइकोलॉजिकल वो मतलब भाषा विज्ञानी वगैरह हुए हैं, उनके बारे में पूछा गया। तो ये वाले क्वेश्चन तो रटने वाले होते हैं, क्योंकि किसने क्या बोला, किसके बारे में क्या बताया, तो आप रट लेंगे, वो होता। तो इसमें साइमन ने जो प्रस्तावित किया है उसमें विषम प्रक्रिया आपकी है आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी तादात्मीकरण क्रिया, यानी कि विषम का मतलब है ये नहीं है साइमन के अनुसार, बाकी तीनों के तीनों हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, इनको आप रट लेंगे, एज इट इज पूछा जा सकता है। व्याख्या देख लेते हैं। ऐसे सवालों के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि यही चीज़ें आपको सिर्फ ये चीज़ काम की, इतना आपको 1 से 2 बार देख लेना तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। व्याख्या क्या कहती है कि साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय के 3 चरण होते हैं, बुद्धिपूर्ण क्रिया, अविकल्प क्रिया और चयन क्रिया। यही चीज ऑप्शन में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये 3 चरण होते हैं, और जो तादात्मीकरण है वो की क्रिया बुद्धिपूर्ण क्रिया का ही भाग है। तो तादात्मीकरण जो है वो इसी का पार्ट है, अलग से साइमन ने इसको नहीं बताया है, यही चीज इसमें लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है अनुमान लगाना, यानी कि इन्फेरिंग, ठीक है। ये भी आप रट ही लेंगे, क्योंकि इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं। कोई भी
तथ्य सामग्री है और निष्कर्ष के बीच जो आपका मानसिक संयोजन है वो अनुमान कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहज ज्ञान निर्णय क्या है? सहज ज्ञान निर्णय आपको बताना क्या है, तो वो है ये वाला सी नंबर ऑप्शन। अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय सहज ज्ञान है। ठीक है, अब इसमें बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कैसे होंगे कि सहज ज्ञान निर्णय का प्रयोग संगठनों में नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिल्कुल गलत है ये। संचित निर्णय पर आधारित एक चेतन प्रक्रिया है। नहीं, ऐसा नहीं, चेतन और अवचेतन दोनों होते हैं सहज ज्ञान में, और मेनली तो अवचेतन वाले ही होते हैं। खैर, आपको इस पर ध्यान नहीं देना, लेकिन पढ़ने से आपको लग रहा होगा कि ये नहीं होगा। और डी नंबर ऑप्शन है कि प्रतिबद्धता में वृद्धि के समर्थन में महत्वपूर्ण है। नहीं, ऐसी मतलब सहज ज्ञान का इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें पूछा सहज ज्ञान क्या है। ठीक है, और क्या, और ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि सहज ज्ञान किस में महत्वपूर्ण है, तो ऐसा नहीं होगा। तो सहज ज्ञान क्या है? अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय। अगली बार कुछ और परिभाषा दी जा सकती है, लेकिन आप लोग इसी तरह एलिमिनेट करके अगर आंसर निकालेंगे तो आप बड़ी आसानी होगी आप सबको। ठीक है, आपकी व्याख्या में भी यही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है? तो अंतिम चरण होता है निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन। क्यों? क्योंकि कोई भी निर्णय लिया जाता है तो समस्या की पहचान तो सब पहले आएगा, मानदंड भी आप उसके लिए पहचान करेंगे पहले ही, और समस्या का समाधान करने वाले विकल्प का चयन भी पहले करेंगे। और जब आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, अंत में आप उसका मूल्यांकन करेंगे कि आपने समस्या का समाधान सही तरीके से किया या नहीं किया। तो आपका जो मूल्यांकन वाला पार्ट है वो अंत में होता है। ठीक है, ये भी ऑप्शन से ही एलिमिनेट होकर इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, व्याख्या में भी यही चीज़ें लिखी हुई। अगला क्वेश्चन है कि तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णय प्रक्रिया में क्या निहित है? ठीक है, तो इस चीज को आप देख लेंगे कि जो आपकी अनसर्टिनिटी है, अनिश्चितता है, ये तर्कना के जो स्थापित नियम है इनके विपरीत निर्णय निर्माण की एक प्रक्रिया है। इस चीज को आप रट लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? सॉरी, 16 नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। इसमें कथन दिए हुए 2 और आपको नीचे उस पर आधारित मतलब लगाना है। आपका ये कथन क्या है कि विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालयों को बहुत कम समय लगता है। ठीक है, और अब सब कौन क्रिया सर्वाधिक उचित है, इसमें आपको कूट दी हुई है और आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये आपका कथन है, विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालयों को बहुत कम समय लगता है। आपका स्टेटमेंट क्या है कि न्यायालयों को त्वरित निर्णय निर्माण देने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। तो ये तो सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि न्यायालय अगर त्वरित निर्णय देंगे, विशेष उपाय करेंगे, तभी तो महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में कम समय लगेगा। अगला है कि अपने विभागों के विवादों को निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देने चाहिए। ये भी सही है। अगर न्यायालय अपने अधिक विभाग के विवादों को निपटा लेगा और विशेष अधिकार होंगे तो जाहिर सी बात उसमें कम समय लगेगा, क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट से आपको इस वाले स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना, तो ये दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2। ठीक है, यही चीज आपकी व्याख्या में भी लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, ये अगर नहीं वगैरह पूछा गया तो इसको आप पेपर में हाईलाइट कर लेंगे, पेन से गाढ़ा कर देंगे, गोल कर देंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसमें जो सेलेक्टिव स्टोरेज है, चयनात्मक भंडारण है, वो समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार अंतर्दृष्टि का एक भाग नहीं है। ये चीज आप लोग रट लेंगे, व्याख्या में भी यही सब लिखा हुआ है। ये इतना छोटा कैसे हो गया? ओके, हाँ ठीक है। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं। ठीक है, सुपरिभाषित जो समस्या है उसमें क्या कौन कौन सी परिभाषाएं होती, तो देखते हैं क्या होती। प्रारंभिक अवस्था, समस्या स्थान स्वतः शोधकीय नहीं होती। अगला है प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक और नियंत्रक, यानी कि इंग्लिश देखते हैं इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट, ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स। तो ये वाला होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक सुपरिभाषित समस्या में क्या क्या होता है, इस चीज के लिए 4 चीजें हैं। आप इन चारों को अच्छे से रट लेंगे, क्योंकि एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी व्याख्या भी इसीलिए छोटी होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एलिमिनेट या समझने जैसा कुछ होता नहीं है डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन में। ठीक है, खैर इस क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है। ठीक है, अनहेल्दी रिस्पॉन्स टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, कई बार आपको इंग्लिश हिंदी वाला समझ नहीं आता तो इंग्लिश वाला जरूर देखा करिए। तो इसमें जो समझौता पाने की अक्षमता है, इनएबिलिटी टू सीक कंप्रोमाइजेस है। ठीक है, समझौता पाने की जो अक्षमता है
वो द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है, ठीक है। यानी कि ये स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। व्याख्या में भी यही सारी बातें लिखी हुई और इस प्रकार इसमें भी 20 सवाल पूछे गए थे पहले, मतलब जो पेपर होते थे उसमें कम क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो इस वीडियो को चलिए यहीं पे एंड करते हैं और अगले हम देख लेंगे। हमारा 17 तक का पेपर हो गया है ये कंप्लीट, ठीक है। और हाँ, ये 17 वाला पेपर हो गया है और अगला हमारा 16 15 ऐसे करके हम बाकी सारे क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो साइमन द्वारा, हाँ, तो ये हमारा 17 वाला क्वेश्चन पेपर भी हो गया, ठीक है। एक मिनट, हाँ, अगले वाले 16, अगर इसमें कम कम सवाल रहेंगे, मैं ये बता रहा था 16 और 15 में अगर कम कम क्वेश्चन रहेंगे ऐसे ही 15-20, तो हम 2-2 साल के एक एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपकी आधे घंटे की वीडियो बने और उसमें कंप्लीट 2 साल के हो जाएं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। बाकी आपको जो मन हो करिए, अच्छी तरह से तैयारी करिए और वीडियो देखने के लिए अंत तक थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के 2016 के पेपर को। इससे पहले हमने 17 से लेकर के 23 तक के सारे पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप बाकी सारे वीडियोस को भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा आप सबको पता है कि आपकी यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा अब वो जो 17 मार्च को होनी थी वो टल गई है और इसी कारण मेरे वीडियोस भी कुछ लेट में आपको मिल रहे हैं। हालांकि वो परीक्षा अब आपकी जुलाई में प्रस्तावित की गई है और वो जुलाई में अवश्य ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब आप लोग पीवाईक्यूज के तहत जरूर करते चलें, क्योंकि यूपी पीसीएस में सीसैट का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 30 से 35 सवाल आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के आते हैं, ठीक है। और आप अगर पिछले 10 से 12 सालों के सारे पीवाईक्यूज देख लेंगे तो वहीं से सवाल आते हैं। और अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप सबसे पहले 2023 का पेपर देखेंगे आप लोग, उसके बाद 22 21 ऐसे करके बैक में देखेंगे, क्योंकि उसमें शुरुआती पेपर्स में मैंने आपको बताया है उसकी थ्योरीज पढ़ाई है और ये भी बताया है कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने, ठीक है। तो चलिए, इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है, उसकी क्या होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अधिकारी है और वो कुछ भी कर रहा होता है काम और अचानक से अपनी जो पेन है उसको मेज पे पटक देता है, तो यह उस अधिकारी की क्या प्रदर्शित करता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये उसके क्रोध को प्रदर्शित करता है, क्योंकि कोई भी अधिकारी अगर पेन पटक देता है, वरना पटकेगा क्यों, आराम से रखेगा, तो इसमें आपका वो एंगर हो जाएगा, यानी कि वो अपने क्रोध को प्रकट कर रहा है, ठीक है। हालांकि ऑप्शन से वो उसकी थकावट नहीं होती, थकावट में पेन पटकेगा नहीं, उलझन भी नहीं होती है और अरुचि भी नहीं होती है, ओके। तो यही चीज इसकी व्याख्या में भी लिखी गई। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व की भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम किसमें होती है, यानी कि जो लीडरशिप क्वालिटी है वो सर्वप्रथम किसमें होती है। क्या वो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में होती है, यानी कि अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। यहाँ पे आपको इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये यहाँ पे जो आपका सिलेबस में इंटरपर्सनल स्किल लिखी गई है उसकी बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है इंट्रापर्सनल स्किल, ठीक है। अंतः वैयक्तिक और वो है अंतर वैयक्तिक, ठीक है। और अगला है लघु समूह संप्रेषण और दूसरा है डायडिक कम्युनिकेशन, यानी कि द्विकीय संप्रेषण, और अगला है आभासीय यथार्थ संप्रेषण। तो इसमें जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है वो उसकी उत्पत्ति जो है वो होती है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में, यानी कि अगर आपका ग्रुप छोटा है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप में आप लीडरशिप क्वालिटी मतलब सर्वप्रथम उत्पत्ति नहीं होती। सर्वप्रथम कब उपलब्ध होगी, जैसे कि इसमें पूछा गया है कि नेतृत्व की भूमिका सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न होती है, क्योंकि आप सबको भी पता होगा कि अचानक से आपका नेतृत्व किसी एक दिन में नहीं जगेगा। यानी कि आप अगर अचानक से कहीं भी बड़ी रैली में या बड़े समूह में आपको पहुंचा दिया जाएगा तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप नहीं होगी। सर्वप्रथम आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो डेवलप होती है छोटे छोटे समूहों में, ठीक है, जिन लघु समूह में होती है, और उसके बाद आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती जाती है। फिर आप बड़ी बड़ी सभाओं को और बड़े बड़े समूहों के बड़े बड़े मतलब संगठनों को नेतृत्व कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें पूछा गया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम
लीडरशिप क्वालिटी कहाँ उत्पन्न होती है, तो ये स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा रुक करके इसीलिए समझा देता हूँ ताकि एग्जाम में आप ऑप्शन से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर वैयक्तिक कौशल, यानी कि ये इंटरपर्सनल स्किल के बारे में सवाल है कि अंतर वैयक्तिक कौशल क्या है, दूसरों के साथ काम करने में सर्वाधिक किस में होता है। ठीक है, अगला है ऑप्शन है उपलब्धता, संस्थिति का मतलब होता है स्टेटस, पावर और एबिलिटी। यहाँ पे इंग्लिश वाला टर्म पढ़ लिया करिए आप लोग, वो ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो दूसरों के साथ काम करने की योग्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल है। ठीक है, यानी कि योग्यता जो आपकी है, जाहिर सी बात है कि अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है कोई, ठीक है, एबिलिटी नहीं, तो आपके पास शक्ति कितनी भी हो, आपकी उपलब्धता कितनी भी हो और आपका स्टेटस कुछ भी हो, आप दूसरों के साथ काम नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आपको दूसरों के साथ काम करने के लिए योग्य होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब आप देख रहे हैं, अगर आपने पिछले वाले वीडियो देखे हैं तो 2020 के बाद जो इंटरपर्सनल स्किल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादा टफ आ रहे हैं। और अब उस समय जो पूछा जाता था, तो एक तो अब क्वेश्चन जो पहले आ रहे थे वो बहुत ही वन लाइनर थे और ऑप्शन भी बहुत सिंपल से होते थे कि आप एलिमिनेट कर आसानी से कर लेते थे। लेकिन अभी जो 23, 22, 21, 20 के आप पेपर देखेंगे उसमें जो लेवल आ रहा है वो काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन का आ रहा है और मेनली अब वो कथन और कारण वाले भी क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, खैर हमको तो सारे पेपर पिछले 10 सालों के कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए हम इसको आगे कराते हैं आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतया आप गंभीर रहते हैं? नहीं, आप अगर आपके जो अपने कलीग्स हैं, कोवर्कर हैं, उनके साथ गंभीर तो नहीं रह सकते, मुस्कुराते रहते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप मुस्कुराते हैं अगर होता तो ये सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है कि मुस्कुराते रहते हैं, यानी कि आप 24 घंटे मुस्कुराते ही रहते हैं, हर टाइम एवरी सिंगल मोमेंट मतलब स्माइल ही करते रहते। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप अपने कोवर्कर के साथ हमेशा मुस्कुराते रहें। और तीसरा है उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे या कोई समूह होगा, वहाँ पे आप समर्थन में हमेशा नहीं मुस्कुराएंगे, कभी विरोध भी होगा। ठीक है, अगला है सही समय पर मुस्कुराते हैं, ये एकदम एग्जैक्ट बात लग रही है और आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या में भी वही सब लिखा गया है कि अगला क्वेश्चन है, संचार का वह साधन जो बहुत सारे अदाताओं को एक स्रोत के साथ सूचना प्रसारित करता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, अदाताओं का मतलब होता है ट्रांसमिशन, बहुत सारे अदाताओं के साथ। अब कहने का मतलब ये है, इसमें संचार का वह साधन आपसे पूछा गया है, जैसे कि एक मान लो ये ट्रांसमिशन है। ठीक है, मतलब ये एक सेंटर है, केंद्र है, और यहाँ पे अलग अलग ट्रांसमीटर हैं, यानी कि अलग अलग उनके केंद्र बिंदु हैं। ठीक है, जहाँ पे ये एक ही सूचना एक साथ अलग अलग जगहों पे पहुंचा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं ये पूछा गया आपसे। तो एकदम सिंपल सा है कि वो इन ग्रुप कम्युनिकेशन तो नहीं होगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पहुंचा रहा है तो ग्रुप के बीच, इन ग्रुप मतलब ग्रुप के अंदर नहीं, ये तो अलग अलग जगह पे जा रहा है। क्या वो मास कम्युनिकेशन है? ये एकदम सही बात है और यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। इंट्रापर्सनल तो बिल्कुल नहीं होगा और इंटरपर्सनल भी नहीं होगा, क्योंकि ये 2 लोगों के बीच की बात होती है। ठीक है, और यहाँ पे अनेक सारे पदार्थों की बात की गई है, तो वो मास कम्युनिकेशन का आधार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः क्या समझा जाता है? ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है और बात बहुत ही मतलब यूपीपीसीएस का पेट क्वेश्चन है कि जो क्लासरूम में संप्रेषण होता है छात्रों और मतलब टीचर्स के बीच और टीचर्स के बीच, ये सब जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऐसे सवालों को आपको एकदम रट लेना, वहाँ पे दिमाग नहीं, मतलब वहाँ पे आप ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे वन डे टाइप का, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आपको सब सारे सही लगने लगेंगे, क्योंकि वो इफेक्टिव भी होता है, कहीं ना कहीं भावात्मक भी होता है। कई बार टीचर्स भावुक हो जाते हैं और बच्चे भी भावुक हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको याद रखना कि वो जो कम्युनिकेशन होता है क्लासरूम वाला, वो कॉग्निटिव होता है, यानी कि संज्ञानात्मक होता है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लासरूम का कम्युनिकेशन कॉग्निटिव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूटभंजक हो जाता है जब वहां होता है। अब ये आप लोग ना हिंदी का टर्म पढ़ के आपको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, संकूटक कूटभंजक। इंग्लिश वाला पढ़ा करिए कि इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द इनकोडर बिकम्स ए डिकोडर व्हेन देयर इज। ठीक है, यहाँ पे आप जो
सर्कुलर कम्युनिकेशन होता है, यानी कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका केंद्र बिंदु है, और यहाँ पे लोग बैठे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, और इन सब का मुख केंद्र की तरफ है। ये कम्युनिकेशन की बात पूछा गया है। अब इसमें ये कहा गया है कि जो आपका इनकोडर होता है, संकोटक का मतलब होता है इनकोडर, इनकोडर का मतलब होता है जो संदेश भेज रहा होता है और जिसके पास पहुंचता है, और वो जब उसको इनकोड करता है, ठीक है, वो प्रक्रिया इनकोडर कहलाती है। और ये पूछा गया है कि इनकोडर कब डिकोडर हो जाता है, ठीक है, जो संदेश एक प्रेषक भेजता है, ठीक है, वो जब उसके पास पहुंच जाता है वो इनकोड होता है, और उसके बाद वो डिकोड करता है उस चीज को, ठीक है। तो जो आपका संदेश है वो इनकोडर हुआ, और जो भेजा गया, जो मतलब उस संदेश को प्राप्त कर रहा है वो डिकोडर हो जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल वाला कम्युनिकेशन जो इस पर लागू होगा इसका वो इसका वही, मतलब घूम फिर के वही आ जाता है। तो पूछा गया है कि इसमें कब आपका इनकोडर डिकोडर में बदल जाता है। तो वो जो बदल जाता है, इसमें जो इसका सही जवाब वैसे अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब होता है फीडबैक, यानी कि जो आपका लास्ट में एकदम प्रतिपुष्टि जिसको बोलते हैं वो होता है, ठीक है। हालांकि आयोग ने इसका जो उत्तर है वो डी माना था, बैरियर या अवरोध को, यानी कि जब आपका जो सिंपल सा सर्कुलर कम्युनिकेशन हो रहा था उसमें अगर कोई बाधा आ जाती है तो इसका मतलब कम्युनिकेशन इस पे चला जाता है, इसका इस पे चला जाता है। इस आधार पे आयोग ने डी माना था। हालांकि बाद में क्या मतलब ये उत्तर गलत था, क्योंकि आयोग भी आपको पता है उसके अपनी आंसर की में बहुत सारे उत्तर गलत देता है, फिर वो रिवाइज्ड आंसर की जारी करता है, ठीक है। तो वो सब बातों की अलग बात है। खैर, आपको याद रखना है कि वर्तुल संप्रेषण में संकोटक कोडभंजक हो जाता है जहां पर प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो, क्योंकि प्रतिपुष्टि की उपस्थिति से लूप निर्मित होगा और वर्तुल संप्रेषण संपन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे जो फीडबैक है वो आपका सही जवाब होगा। आपको सही जवाब पे जाना है, क्योंकि अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको अगर ये सीरीज मेरी अच्छी लग रही तो आप लोग इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। जो भी यूपी पीसीएस की आप लोगों की जानकारी में लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप लोग शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी मतलब पता चले हाँ ठीक है मेरा जो काम है वो ठीक चल रहा है। चलिए अगला देखते हैं कि टेलीफोन द्वारा संप्रेषण क्या कहलाता है। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं वो क्या होता है, वो कौन सा संप्रेषण होता है? क्या वो लीनियर होता? नहीं। क्या वो अरेखीय होता? नॉन लीनियर? नहीं। क्या वो मैकेनाइज्ड कम्युनिकेशन यानी कि यांत्रिक होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि आप यंत्र यानी मोबाइल फोन, आपका टेलीफोन क्या है? एक मशीन ही है, यंत्र है, तो उससे बात किया जाता है। इसीलिए सिंपल सा जवाब वर्तुल तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि टेलीफोन द्वारा संप्रेषण उदाहरण है यांत्रिक संप्रेषण का। इस प्रकार के संप्रेषण में संदेश को विभिन्न यंत्रों के माध्यम से विद्युतीय अथवा रेडियो संकेतों में परिवर्तित करके श्रोता तक पहुंचाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पे मौखिक संप्रेषण जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ओरल, ठीक है, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? आप क्या कहते हैं? नहीं। आप इसे कैसे कहते हैं? आप इसे कहाँ कहते हैं या इसे कब कहते हैं? अब ऐसे सवालों में, चूंकि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे सवालों को आप देखें तो ऐसे सवालों में आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे ऑप्शन देख के मेन एग्जाम में। ऐसे पढ़ने में सुनने में तो आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता ना। लेकिन अब अगर ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो आप क्या कहते हैं उससे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप कैसे कहते हैं। ओरली अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हैं तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट तो कहने का तरीका होता है ना। जैसे कि आप सबने, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शायराना अंदाज में एक आपको बात बताता हूँ कि वसीम बरेलवी का एक शेर है कि कब कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो आप इस शायरी को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन में, ओरल कम्युनिकेशन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप अपनी बात को कैसे कहते हैं। क्या कहते हैं, कहाँ कहते हैं, कब कहते हैं, ये मायने नहीं रखता, बल्कि कैसे कहते हैं ये मायने रखता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मौखिक संप्रेषण में महत्वपूर्ण बाधा क्या है। तो ये आप सबको पता है, विनम्रता तो बिल्कुल बाधा नहीं होती, विनम्रता तो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी संप्रेषण के लिए। इंटरेस्टनेस जो है, रुचि है, वो भी ज़रूरी होती है, एकाग्रता भी ज़रूरी होती है। लेकिन जो खराब श्रवण है, यानी कि सुनने वाला है, आप कुछ बोल रहे हैं और सुनने वाले लोग अच्छे से सुन ही नहीं रहे, पुअर लिस्निंग है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें बैरियर बन जाता है, यानी कि बाधा बनता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस बार मतलब हर साल वो लोग कोई एक टॉपिक उठाते हैं जिससे 3 से 4 सवाल पूछते हैं, और 16 के पेपर में इन्होंने मौखिक संप्रेषण पे काफ़ी सवाल पूछे। तो आपका क्वेश्चन है कि मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है।
लंबे वाक्य के प्रयोग की, नहीं, ये गलत होगा। अगर बहुत लंबे वाक्य बोलेगा वक्ता तो सुनने वाले का उससे जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। विदेशी शब्दों का प्रयोग करेगा तब भी कनेक्शन टूटेगा, जटिल शब्दों से भी कम्युनिकेशन करेगा। लेकिन अगर वो सिंपल लैंग्वेज रखेगा, सरल भाषा प्रयोग करेगा, तो उस पर ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प क्या है। ठीक है, तो अपने सहयोगियों और जो अधीनस्थ हैं उनके साथ आप कोई संवाद स्थापित करते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है। आवश्यकता अनुसार औपचारिक संवाद, नहीं, ऐसा नहीं है। स्पष्ट और ध्यानपूर्वक संवाद, ऐसा भी नहीं है। वो अनौपचारिक अंतर संचार, ये सही हो जाएगा। इनफॉर्मल इंटर कम्युनिकेशन, देखिए आप सबको पता है, आपके जो जूनियर्स होते हैं या आपके जो पड़ोसी होते हैं उनसे आप बहुत फॉर्मली मिलेंगे, औपचारिक बातचीत करेंगे, बहुत ही स्पष्ट क्लियर कट बात करेंगे, तो आपके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहेंगे। आप उनसे अगर बहुत अच्छे रिश्ते बनाने चाहते हैं, बहुत अच्छा संवाद करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ फैमिलियर हो, और फैमिलियर होने के लिए आपको इनफॉर्मल होने पड़ेगा। 24 घंटे आप फॉर्मल वे में रहेंगे तो फिर आपका संवाद अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है, जैसा होना चाहिए। तो इसलिए आपका जो इनफॉर्मल इंटर कम्युनिकेशन होता है वो सही हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे फोर्थ ऑप्शन है कि प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता से समझना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गंभीरता से ही समझें। कई बार मजाक जैसे एक कहावत है कि दुनिया के अधिकांश सच मजाक में ही बोले जाते हैं, वो वाली बात भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे इसमें शायद 12 सवाल पूछे गए थे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। अब हम डिसीजन मेकिंग और एबिलिटी वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि हम अपने इस सेक्शन में न सिर्फ पर्सनल कम्युनिकेशन के बल्कि डिसीजन मेकिंग वाले भी सारे सवालों को लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारा पहला सवाल है वो ये कहता है, इसमें हमारा पहला सवाल ये है कि आपका एक वरिष्ठ अधिकारी आपको पसंद नहीं करता, इससे आपका कार्य प्रभावित होता है, आप इस स्थिति को किस प्रकार संभालेंगे। तो ये सब मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और इसमें आपको रटना नहीं है, लेकिन इसमें आपको जैसे पिछले जो सवाल पूछे गए उसमें क्या क्या आंसर होते हैं उस बेस्ड पे आपको आंसर आपको बनाने हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे क्या ऑप्शन रहेंगे उसके उस हिसाब से आपको आंसर निकालना होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि उससे उच्चतर अधिकारी से शिकायत करते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हो तो सकता है, लेकिन ये मतलब सर्वोच्च स्थिति नहीं होगी कि ऐसे आप शिकायत करते रहेंगे अगर उसके भी सीनियर से, तो कहाँ तक शिकायत कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप उससे शिकायत करेंगे तो उससे भी तो उनके अच्छे संबंध हो सकते हैं, या मतलब बहुत सारी संभावनाएं बन सकती हैं। ठीक है, तो ये इसलिए आपका ऑप्शन ए तो सही नहीं होगा। अगला है कि निजी तौर पर एकांत में उससे बात करके, ये भी सही नहीं होगा। वो निजी तौर पर आपसे बात ही करना चाहे तो फिर आपको पसंद ही करने लगेगा ना, वो आपको पसंद नहीं करता क्यों बात करेगा। अगला है कि उसकी अनदेखी करके अपने कार्य पर ध्यान देना, और अगला है कि नौकरी से त्यागपत्र देना। आप सबको पता है कि रिजाइन करना कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आपका कार्य प्रभावित कर रहा है, इसमें यह नहीं लिखा गया है कि वो आपको कार्य करने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आप उसकी अनदेखी करेंगे और अपने कार्य में मतलब एक्सीलेंस हासिल करेंगे और अच्छे से करते जाएंगे, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। मेनली अगर आपने एथिक्स वगैरह पढ़ी है ना, तो वहां से भी जो फोर्थ पेपर आपके सिविल सर्विसेज में है, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में, उस टाइप के सवाल से भी यह हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने काम पे फोकस करना है और ईमानदारी से अपना कार्य करना है, वो चीज़ जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपका अधीनस्थ यानी कि आपका जो जूनियर है वो आपसे छुट्टी चाहता है, पर उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का काम प्रभावित होगा, क्योंकि वह उस काम के लिए मुख्य व्यक्ति है। आपको चाहिए कि अब आपको क्या चाहिए कि उसके मामले को अपने उच्च वरिष्ठ को संदर्भित कर दे, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप भी किसी पोस्ट पे हैं, उससे सीनियर हैं, तो जाहिर सी बात है आप खुद डिसीजन लेंगे। यहाँ पे आपको डिसीजन से भागना नहीं है किसी भी आंसर में, और आपका जो पहला ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग से आपको भगा रहा है, तो इसलिए ये सही नहीं होगा। अगला है कि छुट्टी मंजूर कर दे, नहीं, बिना सारी यही बात तो ऊपर लिखी गई कि उसकी छुट्टी मंजूर करने से आपका कार्यालय का कार्य प्रभावित होगा, तो आप छुट्टी मंजूर नहीं कर सकते। अगला है कि दूसरे व्यक्ति को उसका काम करने को कहें, नहीं, बिल्कुल छुट्टी को मना भी आप नहीं कर सकते और ना ही मंजूर कर सकते। अगला है कि आप उससे मिलें, छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करें और इसकी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उसे मनाने का प्रयास करें, ठीक है। और फिर भी नहीं मानता तो देखा जाएगा, ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन में आप खुद ही अगर चारों ऑप्शन को पढ़ें तो आपको लगेगा कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए आपका डी नंबर भी सही है, ठीक है। यही चीज़ आपकी व्याख्या में भी लिखी गई। डिसीजन मेकिंग सवालों में क्योंकि आपको रटने वाली चीज़ें मोस्टली नहीं होती, तो आपको व्याख्या वाली चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। अगला जो मैं आपको समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला है कि निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है।
अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के बारे में पूछा, कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये आपका 3 स्टेटमेंट है कि यह कार्यवाही को निर्धारित करने का काम है, बिल्कुल सही बात है। डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं एक कार्यवाही को ही निर्धारित करता है, ठीक है। अगला है कि इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना, बिल्कुल। डिसीजन क्या होता है, किन्हीं आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन चुनना, यही आपका डिसीजन है, ये भी सही होगा। अगला है यह नीति निर्माण का पर्यायवाची नहीं। डिसीजन लेना और नीति का निर्माण करना दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों कंट्राडिक्टरी नहीं है, लेकिन वो पर्यायवाची भी नहीं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए 3 नंबर ऑप्शन आपका नहीं होगा और 1 और 2 सही होगा। 1 और 2 बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगता है, अब आपका है कि आप क्या करेंगे। आप भी उस पर वैसे ही चिल्लाएंगे? नहीं, इस टाइप के वेग स्टेटमेंट वाले आंसर कभी सही नहीं होते। अगला है कंडक्टर से उसे शांत करने के लिए कहेंगे, नहीं ऐसा मतलब। देखते हैं अगला ऑप्शन, देखते अगला कि चिल्लाने का कारण जानकर उस मामले को शांत करेंगे। ये थोड़ा ज्यादा कूल टाइप का आंसर लग रहा है, इसलिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। आप भी उसे शांत रहने के लिए कंडक्टर से क्यों कहेंगे, आप मामला जानेंगे ना कहीं यहाँ आप डिसीजन मेकिंग बॉडी हैं, तो आप दूसरों पे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको अपने डिसीजन से भागना नहीं है, ठीक है। तो आप दूसरे से शिकायत नहीं करेंगे बल्कि खुद उसका कारण जानेंगे। अगला है कि उस पर क्रोध करेंगे और उसे शांत करेंगे, नहीं क्रोध करके शांत करेंगे तो फिर उसमें और आप में क्या अंतर रहेगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप अपनी बीमार माताजी के लिए दवा लेने जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते वाहन से कुचल गए बच्चे को आप देखते हैं जिसका चालक भागने की कोशिश कर रहा है, आप क्या करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है कि तत्काल घायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे। ऑप्शन बी है कि वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और ऑप्शन सी क्या कहता है कि पुलिस को घटना के बारे में सूचित करेंगे। और ऑप्शन डी है कि घायल बालक के माता पिता को सूचित करेंगे। तो इसमें आप सबको पता है कि ये इस बार मतलब मुझे लग रहा है एथिक्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, जो एथिकल डिलेमा वाली बात होती है, ठीक है। तो क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है बच्चे का, तो आपके लिए जो पहला कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले उस बच्चे की जान बचाना, उसके साथ जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसको ठीक करना। तो ये सारे काम पुलिस को बताना, उसके माता पिता को बचाना, किसने एक्सीडेंट किया उसको पकड़ना, ये सारे काम आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसकी जान चली गई या उसके साथ कोई हादसा होगा तो वो आप सुधार नहीं सकते, इसलिए आप पहला काम वो करेंगे कि उसकी जान बचाएंगे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि आप बच्चे को तत्काल चिकित्सकीय सहायता के लिए अस्पताल ले जाएंगे, ठीक है। यही चीज इसके व्याख्या में लिखी गई, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्णय से संबंधित समस्याएं क्या हैं, यानी कि जो आपके डिसीजन मेकिंग संबंधित समस्याएं हैं वो क्या हैं। वो भय है, नहीं। उम्मीदों से भय है, नहीं। भय एवं झूठी आशा है, बिल्कुल। फियर एंड फॉल्स होप्स जो है वो, ये जो चीजें हैं यही आपके डिसीजन को सर्वाधिक मतलब निगेटिव रूप से प्रभावित करती हैं, यानी कि यही समस्याएं उत्पन्न करती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे। मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण, उनके विचार हेतु रखेंगे, बिल्कुल सही बात है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले देख लेते हैं कि क्यों सही नहीं होंगे। निर्णय को स्वीकार कर लेंगे, नहीं, ये तो मतलब वेग वाले जो मतलब क्या बोलते हैं उनको ब्लैक एंड व्हाइट स्टेटमेंट होते हैं वो सही नहीं होते हैं, ठीक है। निर्णय को अस्वीकार कर देंगे, स्पष्टीकरण की मांग करेंगे, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट स्टेटमेंट है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगला है कि उच्च स्तर में अपना विरोध प्रकट करेंगे, ये भी वेग स्टेटमेंट है ब्लैक एंड व्हाइट वाला, ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मतलब इसमें जो आपका दुनिया में जो भी विचार हैं उनको लेकर जो ग्रे एरिया होता है वो वाले मैक्सिमम आंसर सही होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट वाले सही नहीं होते हैं, ठीक है। यही चीज इसमें लिखेगा। अब हमारे ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, यानी कि हमारे टोटल 19 क्वेश्चन थे जो कि 2016 के पेपर में आए थे, डिसीजन मेकिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल वाले, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अगले वीडियो में हम 2015 वाला पेपर देखेंगे। ऐसे करते हैं पिछले 10 से 12 वर्षों के सारे पेपर देख लेंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी, यूजफुल लगी हो तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश PCS यानी कि यूपी PCS के तहत CSAT को और CSAT के तहत इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के सवालों को, क्योंकि आप सबको पता है कि पिछले 10 से 12 वर्षों के अगर आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो आपके जो भी इस समय 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं CSAT में वो कहीं से भी गलत नहीं होने हैं। उसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं 2015 के पेपर को। इससे पहले हमने 2016 से लेकर के 2023 तक के सारे पेपर को देख लिया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है
कि संबंधों की संरचना संबंधित है, यानी कि जो रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर होता है वो किससे संबंधित है? नियंत्रण से नहीं, संगठन से नहीं, नियोजन से नहीं, अभिप्रेरणा से यानी कि मोटिवेशन से। बिल्कुल, अगर आप कोई भी संबंध या कोई भी रिश्ता चलाना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे ये रिश्ता चलाना है, तो ही रिश्ता चलता है। बाकी उसमें उस रिश्ते में आपका नियंत्रण कितना है, संगठन कैसा है, आपकी प्लानिंग क्या है, तो रिश्ते कोई भी प्लानिंग से नहीं चलते, बल्कि उस रिश्ते चलाने की जो साफ नीयत होती है उससे चलते हैं। ठीक है, उसी को यहाँ पे मोटिवेशन, अभिप्रेरणा वगैरह से संबंधित किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन एलिमिनेट करने से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के लिए धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? ठीक है, तो ये रटने वाला क्वेश्चन है। आगे झुकने के लिए धनात्मक वैयक्तिक संकेत जो है वो किससे अभिव्यक्त होता है? वो अभिव्यक्त होता है एकाग्रता या फिर कंसंट्रेशन से, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं कि धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा एकाग्रता को व्यक्त किया जाता है। यह श्रोता द्वारा वक्ता की बात में रुचि एवं उसकी एकाग्रता का प्रदर्शन करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नृत्य अत्यंत ही परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है, यानी कि डांस के बारे में कहा गया है कि डांस इज अ वेरी रिफाइंड एंड आर्किटेक्ट फॉर्म ऑफ किसका? डांस। डांस परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप किसका है? अशाब्दिक संप्रेषण का, शाब्दिक संप्रेषण का, अशाब्दिक एवं शाब्दिक दोनों का, और भाषा का। तो आप सबको पता है डांस का भाषा से कोई संबंध नहीं है, और डांस शाब्दिक, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि शाब्दिक तो डांस नहीं होता है, क्योंकि डांस में बोला नहीं जाता, क्योंकि अपनी शरीर की भाव भंगिमाएँ प्रदर्शित की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बात आ जाएगी कि अशाब्दिक और शाब्दिक दोनों की। तो आपको ये याद रखना है कि डांस किसी भी तरह से शाब्दिक नहीं होता है। हालांकि आप लोग कंफ्यूज ऑप्शन से इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आप सब ने, अगर आप प्रैक्टिकली अगर अप्लाई करेंगे तो आप सबको पता होगा कि जब कोई भी डांस करता है तो मेनली आपने देखा होगा कि जो भी अच्छा डांस करता है तो उसको, वो जिस भी इस गाने पे या गीत पे डांस कर रहा होता है उसको उस गाने के लिरिक्स पता होते हैं और वो साथ में उसको गाते हुए चलता है, और गाना को साथ में गाने से डांस और अच्छा होता है। लेकिन ये आपको मानना है, यहाँ पे प्योर आंसर की बात की जा रही है, और प्योर नृत्य का जो एक अपना साइंस है उसके पीछे की बात की अगर करी जाए तो नृत्य या डांस किसी भी तरफ से, ये जो साथ साथ में आप गाना गाते हैं ना डांस करते समय, उससे संबंधित नहीं। यानी कि नृत्य जो है वो किसी भी तरह से वर्बल नहीं होता है। नृत्य का सिर्फ मतलब होता है आपके शरीर की भाव भंगिमाएं, और वो किस में आता है? वो आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर अशाब्दिक संप्रेषण में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्याख्या में भी वही सारी बात लिखी गई हैं जो मैंने आपको बहुत ही मतलब क्रिस्टल फॉर्म में बता दी है। अब व्याख्या देख लेते, हालांकि पढ़ लेते कि नृत्य कथनों का ही संकेतीकरण होता है। ये अशाब्दिक संप्रेषण होते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण का अर्थ होता है इशारों में बात करना सॉरी, और संप्रेषण में ध्वन्यात्मक शब्दों का अभाव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है? और असत्य क्या है कि क्वेश्चन आपका है कि अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं, किसके द्वारा विकसित होते हैं? इसमें आपको असत्य बताना। ठीक है, अनुकरण के द्वारा बिल्कुल होते हैं। सविराम दंड यानी कि इंटरमिटेंट पनिशमेंट के द्वारा क्या आपका इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होता? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात की है, और कम्युनिकेशन कहाँ से आता है? और आपका जो कम्युनिकेशन है वो कभी भी दंड के द्वारा मतलब विकसित नहीं होता है। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा, बाकी सभी सत्य हो गए। आइडेंटिफिकेशन भी सही होगा, क्योंकि आपका तादात्म्य होना चाहिए किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए। आइडेंटिफाई होना चाहिए वो व्यक्ति आपके लिए और आप उसके लिए। ठीक है, अगला है आत्मसात करने का तरीका। इसके द्वारा भी मतलब आपका अंतर वैयक्तिक कौशल डेवलप होता है, लेकिन पनिशमेंट के द्वारा किसी भी तरह से आपका इंटरपर्सनल स्किल जो है वो डेवलप नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, ये व्याख्या में भी वही सारी बातें लिखी गई हैं। व्याख्या को देख लेते हैं कि शाब्दिक संचार, अशाब्दिक संचार, श्रवण प्रश्नात्मकता, शिष्टाचार, समस्या समाधान, सामाजिक जागरूकता, स्वप्रबंधन, जिम्मेदारी इत्यादि अंतर्वैयक्तिक कौशल हैं जो अनुकरण द्वारा, तादात्मीकरण द्वारा तथा आत्मसात करने के द्वारा ही सीखे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में ग्रहीता की कमजोर प्रकार की रुकावट है? आप लोग हिंदी में अगर कंफ्यूज हुआ करें तो इंग्लिश वाला टर्म देख लिया करिए, इसलिए मैं आपको उस पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है। ठीक है,
और ग्रहीता की अगर बात करें, ग्रहीता का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, और यानी कि रिसीवर। अब आपसे पूछा गया है कि किसी भी संप्रेषण में आपने अगर मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी, वो ज़रूर जाके आप लोग देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और उनको आप लोग एक काम करिए, 2023 से बैक में देखिएगा, क्योंकि मैंने 23 से लेकर के अगर आप 3 पेपर देखते हैं शुरुआत वाले, तो उसमें मैंने आपको ये सब समझाया है कि ये जो पूरा कम्युनिकेशन का जो तरीका होता है, कहाँ से शुरुआत होती है, प्रेषक से लेकर के फीडबैक तक का, उसके बीच बीच में कौन कौन से चरण होते हैं, किसके बाद कौन सा चरण आता है, वो सब मैंने समझा रखा है। अगर आपने वो सारी क्लासेस देखी हैं तो यहाँ पे आपको रिसीवर और ग्रहीता, इन सब की जो रुकावट हैं, बाधाएं हैं, इन सबको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको मतलब बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, वो सब वीडियो जाके आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा है कि रिसीवर की कमज़ोर प्रकार की रुकावट क्या है, क्या अस्पष्टता है, समय है, शब्दजाल है, या पूर्वाग्रह है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा कि जो पूर्वाग्रह होता है, प्रीजुडिस जो होता है, यानी कि किसी भी के भी बारे में, किसी भी घटना, व्यक्ति या कोई भी इवेंट हुआ है, ठीक है, उसके बारे में अगर आप पूर्वाग्रह बना के रखेंगे, आपके मन में कुछ पहले से ही निगेटिव, पूर्वाग्रह मेनली वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे जिस पूर्वाग्रह की बात की जाती है वो मेनली नेगेटिव टर्म में आता है। आप किसी के बारे में अगर आपकी राय नेगेटिव ही है, फिर आपका उस व्यक्ति से कभी भी कम्युनिकेशन अच्छा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए ये वहीं उसकी बात की गया है, यानी कि रिसीवर की कमज़ोर स्थिति कहाँ से होती है, पूर्वाग्रह से, ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि संप्रेषण की बाधाओं में पूर्वाग्रह ग्रहीता की कमजोरी है, जबकि समय की बाधाएं अस्पष्टता एवं शब्दांबर प्रेषक की कमजोरी से संबंधित हैं। पूर्वाग्रहग्रस्त होने से ग्रहीता प्रेषक की बातों को समझ पाने में असफल रहता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है। यानी कि अब आपसे पूछा गया कि असौहार्दपूर्ण संकेत कौन सा होता है, तो आप ऑप्शन में सौहार्दपूर्ण संकेत को एलिमिनेट करते जाइए। किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना, क्या ये असौहार्दपूर्ण होता है? नहीं। आप किसी का हैंड अपने हाथ में पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता है। आप किसी का भी ऐसे हैंड नहीं पकड़ सकते। जहाँ पे आपको लगेगा कि ये मतलब पकड़ने योग्य है या सौहार्दपूर्ण वातावरण है, वहीं पे आप या उसी व्यक्ति के साथ आप ऐसा कार्य करेंगे तो ये असौहार्दपूर्ण तो नहीं होगा। अगला है घूरना। ये आप सबको पता है, कोई भी व्यक्ति, वो आपका कितना भी किसी भी रिश्ते में हो, कैसा भी आपका उसके कम्युनिकेशन में हो, लेकिन अगर आप उसे घूरने लगेंगे तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो घूरना जो होता है, स्टेयरिंग, वो गलत होता है, वो असंवादपूर्ण होता है। बाकी जो दृष्टि संपर्क है, आई कांटेक्ट, तो अच्छा माना जाता है कम्युनिकेशन के लिए। और मुस्कुराना, बीच बीच में हल्की से स्माइल देना, ये भी अच्छे कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। तो आपका जो घूरना है ये ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा कि ये तो नहीं होगा सौहार्दपूर्ण, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से जो भी व्याख्या काम की नहीं होती, जिसमें कुछ भी, वो मैं नहीं पढ़ता हूँ, मतलब उसमें कुछ भी नया नहीं बताया, एज इट इज़ उन्हीं बातों को नीचे लिख दिया गया होता है। तो आप लोग इसका लोड नहीं लेना कि मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं जो ज़रूरी होते वो ज़रूर पढ़ता हूँ रुक करके, ठीक है। यहाँ तक कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मैं आपको ये भी बोल देता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। शर्मिलापन, बिल्कुल। अगर आप शाई बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, शर्मिलापन है, तो आप मतलब इतने शर्मीले हैं कि बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन कभी भी अच्छा नहीं, अच्छा तो छोड़िए होगा ही नहीं, वो इफेक्टिव नहीं होगा, यानी कि वो समस्या उत्पन्न करेगा। तो यही वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी इमोशनल मैच्योरिटी अगर आपके अंदर, तो जाहिर सी बात, इमोशनल मैच्योरिटी वाला व्यक्ति तो सबसे अच्छा संवाद स्थापित करता, तो ये तो मतलब अच्छा ही होगा, समस्या क्यों उत्पन्न करेगा। अगला है जो असर्टिवनेस होती है, आपकी आग्राहिता होती है किसी के प्रति, वो भी ज़रूरी होती है। एम्पैथी बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि जो आपका साइनेस है यही आप में समस्या उत्पन्न करेगा कम्युनिकेशन में, बाकी सब तो उसमें मतलब सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण क्या है। कूट संकेतन होता है, यानी कि इनकोडिंग नहीं है, प्रथम नहीं होता है। मैसेज मैसेज और डिकोडिंग, रिसीविंग। अच्छा, इन चार ऑप्शन में आपको बताना कौन सा प्रथम चरण है। तो इन चार ऑप्शन में आप सबको पता है जो इनकोडिंग होता है वो प्रथम चरण होगा, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि इनकोडिंग से भी पहले जो है वो प्रेषक आ जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्रेषक लिखा होता तो मैं आपको बता दूं
वो प्रेषक पहले आता, अब इनकोडिंग बाद में। प्रेषक होगा वो कोई मैसेज भेजेगा, वो मैसेज के बाद फिर वो इनकोड होगा, फिर वो संदेश बनेगा होगा, फिर वो डिकोड होगा और अंत में ग्रहण होगा, फिर लास्ट में फीडबैक होता है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में इन सबको बता रखा है। अगला क्वेश्चन है कि किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे पाया जाता है वह जाना जाता है। तो आप सबको पता है वो डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। डायगोनल मतलब समझ रहे हैं, ये आप चार लोग बैठे बात कर रहे हैं तो जो ऐसा वाला कम्युनिकेशन होता है, यानी कि ये दो एक दूसरे को जानते हैं, ये दो एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूँ डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, यानी कि देखिए चार लोग बैठे हैं किसी भी ग्रुप में। ठीक है, ये ए है मान लीजिए, ये बी है, ये सी है और डी है। ए जो है वो बी को जानता है, सी को जानता है, लेकिन सी और बी आपस एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो अगर सी और बी आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन होता होगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि डायगोनल कम्युनिकेशन इसमें से क्या मतलब डायगोनल कम्युनिकेशन आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों और स्तरों से परे पाया जाता है, यानी कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन यानी कि आपका कोई भी फंक्शनल नहीं है और लेवल नहीं है एक दूसरे से, फिर भी आप बात कर रहे हैं, उससे परे आपका रिश्ता है, बात कर रहे हैं बिना जान पहचान के, तो वो जो आपका संबंध है वो डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस चीज़ को आप ऐसे थोड़ा रट लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। इसका व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी तथा एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान हो, नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो लोग बोल ही नहीं पाते क्या वो संवाद नहीं करते, वो भी करते हैं। अगला है कि व्यक्ति को अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का ज्ञान हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। संवाद का किसी भी भाषा से कोई मतलब नहीं है। अगला है कि व्यक्ति को किसी भाषा का ज्ञान हो, नहीं ये भी नहीं। अगला है व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके, ये इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी भाषा आनी चाहिए, अगर आपका संप्रेषण प्रभावशाली है तो एक अच्छा अंतर्वैयक्तिक कौशल माना जाता है। आप ऑप्शन से भी इस चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है। क्या पॉजिटिव एटीट्यूड से कौन सुसंगत नहीं, ये तो है। सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह, डाउटिंग ऑन द इंटेंशन ऑफ कलीग्स, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप हमेशा अपने कलीग्स पर डाउट ही करते रहेंगे तो आपका कम्युनिकेशन कभी भी उनसे अच्छा नहीं होगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन में सही हो जाएगा। बाकी सुनने की तत्परता, ये तो अच्छा ही मतलब ये कम्युनिकेशन को अच्छा ही बनाता है। अगर आपके सुनने की जो प्रिपेयर्डनेस है वो अच्छी होगी तभी आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। और संवेगों के प्रबंधन की योग्यता, एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस, अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज करना जानते हैं तो भी आपका लोगों से संवाद और रिश्ते अच्छे बनेंगे। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी है डाउट करना, वो सुसंगत नहीं है, बाकी सभी के सभी हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जहाँ तक मुझे पता है, हाँ यहाँ पे आपके 11 ही क्वेश्चन पूछे गए थे 15 के पेपर में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वाले। अब यहाँ से आपके जो हैं वो शुरू होते हैं डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कथन कारण वाले क्वेश्चन हैं। हम देखते हैं क्या कहता है कथन कारण, कि लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। आपको बताना इसमें से क्या सही क्या ये, तो जैसे कि आपको पता है कि लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती है, एकदम सही बात है। सक्रिय श्रवण, जिस व्यक्ति को सुना जाता है वो कुछ ना कुछ संप्रेषित ही करता है, ये भी सही है। ये दोनों की दोनों बातें सही हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने से आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये एक दूसरे से मैच खा रहे हैं। दोनों सही हैं लेकिन मैच नहीं खा रहे हैं, यानी कि ये दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या नहीं करता है। और यही चीज़ आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखी गई है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यही चीज़ इसकी व्याख्या में लिखी गई है। अगला फिर क्वेश्चन पूछा इन्होंने कथन और कर्ण वाला, तो ये है कि क्या विलासितापूर्ण होटलों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए, यानी कि जो लग्जरियस होटल होते हैं 5 स्टार 3 स्टार 7 स्टार वाले, उनको भारत में बैन कर देना चाहिए, ये कथन है। अब इनके तर्क क्या दिए गए, हाँ ये वे स्थान हैं जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कार्यरत होते हैं। दूसरा है नहीं, अमीर विदेशी पर्यटकों के ठहरने का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। तो ये आपको पता है कि आप लग्जरियस होटल को बैन क्यों करेंगे, आप उस पर थोड़ा सा नॉर्म्स टाइट कर सकते हैं, उनके लिए रेगुलेशन ला सकते हैं, उन पर मतलब निगरानी रख सकते हैं, लेकिन बैन करना इनका समाधान नहीं है। और पहली बात, ये बड़े बड़े होटलों से क्या अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कार्यरत होते हैं, ऐसी कहीं सी भी गलत बात है एकदम से। तो ये आपका तर्क दूसरा गलत हो जाएगा, लेकिन तर्क दूसरा सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे जो विदेशी पर्यटक होते हैं मेनली वो सब लोग ठहरते हैं और उनके ठहरने का कोई स्थान नहीं रह जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केवल तर्क दो प्रबल है, यानी कि ओनली आर्गूमेंट सेकेंड इज स्ट्रांग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्याख्या में भी वही सारी बातें, ये भी वही वाला है कि दिए गए, सॉरी, हाँ देखते हैं, दिए गए कथन 1 और कथन 2 सत्य हैं तो निष्कर्ष 1 और 2 में कौन निर्गत होगा ये आपको बताना है। कुछ मंत्री अध्यापक हैं, सभी अध्यापक विद्वान हैं। ओके, ये तो आपका रीजनिंग वाला मतलब क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 1 मिनट, डिसीजन मेकिंग में रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, सॉरी, ये ज़्यादा, एक मिनट, हाँ चलिए मैं देखता हूँ इसको। यहाँ पे ये रीजनिंग का जो आपका होता है सिलोजिज्म, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ मंत्री अध्यापक हैं, सभी अध्यापक विद्वान होते हैं। तो यहाँ यानी कि कुछ मंत्री जो हैं वही वो विद्वान भी होंगे, ये सिंपल सी बात है। अब आपका निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ मंत्री विद्वान हैं, हाँ बिल्कुल सभी भी होंगे तो कुछ भी होंगे, सभी विद्वान अध्यापक हैं, ठीक है, सभी विद्वान अध्यापक हैं, नहीं ये ऐसा तो नहीं होगा, ये उल्टा वाली बात नहीं चलेगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो इसमें केवल एक निष्कर्ष है ये सही होगा और दूसरा वाला गलत हो जाएगा, और इस हिसाब से देखें तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंपल सा है, सिलोजिज्म उस टाइप का नहीं लगेगा। वही चीज़ आप इसमें भी देख सकते हैं, इन्होंने मतलब वेन डायग्राम बना दिया है अच्छे से कि कुछ मंत्री जो हैं वो अध्यापक हैं और सभी अध्यापक विद्वान हैं, यानी कि कुछ मंत्री जो हैं वो विद्वान होंगे लेकिन सभी विद्वान मंत्री नहीं होंगे, यही चीज़ इसमें यानी कि दूसरा वाले स्टेटमेंट को गलत कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यह द्वीप एक उपनिवेश है किंतु यह क्या है और अपने मूल देश से कोई आदेश नहीं प्राप्त करता है, तो वो क्या होगा? तो आप सबको पता है कि वो ऑटोनोमस होगा। कोई द्वीप अगर ऑटोनोमस होता, स्वायत्त होता है, तो वह किसी दूसरे का आदेश नहीं मानता है, बल्कि वहाँ उसकी अपनी अपनी सरकार ये सब चलती है, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। या ये सब तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप इनके ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे कि स्वायत्तता वगैरह अगर आपको पता होगी तो आप यहाँ से अच्छे से आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो मित्रों में से एक अध्ययनशील है और दूसरा मंची कलाकार है। दूसरे ही दिन परीक्षा है। इसी रात सुप्रसिद्ध नाटक हैमलेट का मंचन हो रहा है। हैमलेट आपको सबको पता है, बहुत ही अच्छा नाटक है शेक्सपियर का, उसका मंचन हो रहा है। दोनों क्या निर्णय करेंगे? ठीक है, अब आप बताइए। अब इसमें जो ऑप्शन आपका पहला है वो कह रहा है कि अध्ययनशील नाटक की उपेक्षा करेगा और परीक्षा को महत्व देगा, जबकि दूसरा नाटक को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पास तो उस दूसरे वाले को भी होना है ना। अगला है कि कलाकार मित्र, यहाँ पे आपको बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर देने हैं। कलाकार मित्र उसे मनाने की चेष्टा करेगा नाटक देखने के लिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगला है अध्ययनशील मित्र मान सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। दोनों नाटक से दूर रहेंगे और परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे। मैंने कहा ना आपको प्रैक्टिकल आंसर देना है। जब कल ही एग्ज़ाम है आपका तो आपको परीक्षा पे लगना है, नाटक को छोड़ देना है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा आप नाटक पे फिर से लग सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा कारक है जो प्रभावी समस्या समाधान में बाधक है, यानी कि वही डिसीजन मेकिंग में कौन सा बाधक है आपको बताना है। फंक्शनल फिक्सनेस बाधक होती है, बिल्कुल। ट्रायर एंड एरर कभी बाधक नहीं होती, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें जीवन में ट्राई करते हैं, भूलते भी हैं, लेकिन उनसे एक नई सीख लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो ये तो बाधक नहीं होगी। डिस्ट्रैक्शन ये भी बाधक नहीं होता है, समस्या में बाधक होता है, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन आप सबको पता है जो फंक्शनल फिक्स्डनेस, इसका मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में कुछ कार्यों को लेकर के एकदम फिक्स्डनेस आ गई, आप फिक्स्ड हो गए कि मैं ये करूँगा या ये नहीं करूँगा, यानी कि आप कुछ भी नया सीखने को तत्पर नहीं हैं। तो अगर ऐसी बात है तो ये कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग में बाधा बनेगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं। 17 क्वेश्चन पूछे गए थे पहले, मतलब 2020 से पहले के पेपर देखें आप लोग तो मतलब डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दोनों के मिला के बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अभी 20 के बाद 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो भी डिसीजन मेकिंग वाले घट गए हैं और ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वाले ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो आप लोग उधर के 3-4 वीडियो जाके जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आप सबको। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हालांकि यहाँ से भी जो ज़रूरी होता है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, और कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट लेने वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर अब एंड करते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा? अगर यूज़फुल लगा तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 2014 के पेपर के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।